नमस्कार। जोवियल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपसे आपकी आने वाली जो परीक्षाएं हैं, जैसे कि सीटेट या फिर आपका जो केवीएस का एग्ज़ाम हो सकता है, या फिर आपका टेट स्टेट टेस्ट जो एग्ज़ाम होते हैं, या आपका DSSS भी हो सकता है। तो उन सभी के परीक्षाओं के लिए जो मनोविज्ञान होता है, उसको लेकर मैं आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ चीज़ों को बेहतरीन तरीके से डिफ़ाइन करूँगा और टू द पॉइंट जो चीज़ें याद रखने वाली होंगी, तो उनको मैं बताऊँगा कि आपको इन्हें याद रखना है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जब भी हम परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे सिलेबस में जो कुछ होता है, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम मैंने देखी है कि लोग अधिकतर जब परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो कहीं न कहीं वो डायरेक्टली जो MCQ होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, सीधा उनको तैयार करना शुरू करते हैं। तो पॉइंट ये है कि परीक्षाओं में जो MCQ पूछे जाते हैं, वो बहुत ही ऐसा होता है कि वो सीधे-सीधे MCQ नहीं पूछे जाते हैं। यानी आपके जो पेपर क्रिएट किए जाते हैं, जो पेपर बनाए जाते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे MCQ होते हैं जो कि नए तरीके से पूछे जाते हैं, और वो नए तरीके के जो MCQ होते हैं, वो आपकी थ्योरी से निकलते हैं। यानी आपके सिलेबस में जो भी थ्योरेटिकल मैटर होता है, उससे वो नए MCQ निकलते हैं। इसलिए सीधा सा मेरा पॉइंट ये है कि जब भी आप तैयारी करना चाहें, अगर आप शुरू से आप अगर थ्योरी पे ध्यान देंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी कि आप अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। सो आपको क्या करना है, आपको थ्योरी को समझना है, क्योंकि अभी आपके पास समय है। जब आपके पास समय है, तो आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए। और सच बात तो यह है कि मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, क्योंकि वो आपकी डेली की लाइफ से जुड़ी होती हैं। इसलिए आप इसको थ्योरेटिकल पढ़िए, और आपके साथ MCQ भी बाद में शेयर किए जाएंगे, और आप खुद भी MCQ पढ़ेंगे तो बहुत कुछ तैयार कर सकते हैं। तो ये छोटा सा इंट्रो वाली बात थी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक नई शुरुआत है, आप मेरी हेल्प कीजिए। आप वीडियोस को अपने उन मित्रों तक शेयर कीजिए जो लोग अभी इस टाइम पे B.Ed कर रहे हैं, सीटेट के लिए पढ़ना चाहते हैं, या फिर वो BTC कर रहे हैं। तो उन फ्रेंड्स को आप इस तरह के कंटेंट को शेयर कर सकते हैं, बिकॉज मैं यहाँ पर आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से चीज़ों को लाने वाला हूँ। वैसे मैं आपको बताऊँ कि इंग्लिश लैंग्वेज में या हिंदी में मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, जहाँ पर मैंने साइकोलॉजी को डेली लाइफ से जोड़कर बताया है। तो आप इन सभी चीज़ों से आसान तरीके से चीज़ों को सीख पाएंगे। सो आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो आइए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी हम आज बात करेंगे बुद्धि के बारे में, और आप जानते हैं कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन तो निश्चित पूछा ही जाता है, मोस्टली पूछा जाता है। अभी आगे देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। तो बुद्धि, अगर हम बुद्धि की बात करें, तो ये बताइए, जैसे ही बुद्धि की बात करते हैं तो आपके मस्तिष्क में क्या आता है? आपके मस्तिष्क में निश्चित ही आता होगा कि यार, जैसे हम देखते हैं ना कि हमारी सोसाइटी में, हमारे स्कूल में कोई लोग जब गली मोहल्ले में कहीं दिखते हैं, उनको देखकर या उनके बोलने के तरीके से, या उनके जो उनका पहनावा होता है, इवन उसके तरीके से भी हम बोलते हैं यार वो तो बड़ा इंटेलिजेंट है। लेकिन सच में ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा ये जो परसेप्शन है इसलिए बन चुका है क्योंकि हमने चीज़ों को ऐसे ही देखा है। अगर कोई अच्छा सा यंग पर्सन दिखे और वो हेल्दी है, बढ़िया है, तो हम अपने आप मन में एक छवि बना लेते हैं कि ये बढ़िया इंसान होगा, और थोड़ा बहुत अच्छा बोलता है तो उसको हम बहुत इंटेलिजेंट बोल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक सतह स्तर तक होती हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली हम आउटर पर्सनैलिटी, जो आउटर बॉडी फिगर होता है, उसका हम ऑब्जर्वेशन करके हम एक डिसीजन बना लेते हैं कि ये होशियार होगा या इसकी बुद्धि अच्छी होगी। तो एक जनरल सी बात है। अब मैं आपसे बात करूँगा, सॉरी, अब मैं आपसे बात करूँगा कि जो अपना NCERT है, उसके जो जो उसका कंटेंट है, उसमें चीज़ों को कैसे बताया गया है। तो आप समझिए, देखिए, जो बुद्धि होती है, बुद्धि है, यह समझने, तर्क करने एवं प्रत्यक्षीकरण करने की योग्यता है, त्वरित सीखने की योग्यता है, मानसिक तत्परता है, संबंधों को समझने की योग्यता आदि है। तो ये आपकी बुद्धि के अंतर्गत आती है। यानी हम चीज़ों को कैसे समझते हैं, क्या हम चीज़ों को जैसे कि तैसे मान लेते हैं, या खुद पर कोई भी तर्क देते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर हमसे किसी ने कहा कि यार वो ऐसे बोल रहे थे, और हमने उसी को जैसे कि तैसा मान लिया, या तो दूसरी कंडीशन है कि हम उस पर तर्क करें कि वास्तव में आपको
ऐसा खुद से सोचना चाहिए कि वास्तव में उसने ऐसा बोला होगा वो सही होगा या नहीं होगा। या परसेप्शन, जो हम चीज़ों का प्रत्यक्ष करते हैं अपने आसपास की चीज़ों के बारे में, और तुरंत सीखने की योग्यता, मेंटल तत्परता यानी मानसिक तत्परता, आप किसी चीज़ को कितने जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, संबंधों को समझने की योग्यता आदि, और आपके चातुर्य की क्षमता, विभेदन की क्षमता, नहीं अलग चीज़ों को सेपरेट करने की क्षमता, आप चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपके ये बुद्धि के शब्द के रूप में ही प्रयोग होती हैं, यानी बुद्धि के पर्याय के रूप में। चातुर्य, क्षमता, विभेदन, प्रतिभा, अभिक्षमता, ये सब बुद्धि के पर्याय के रूप में होते हैं। इसके बाद देखिए, भारतीय परिप्रेक्ष्य में आपने सुना होगा प्रतिभा, प्रज्ञा, मेधा, धी, चातुर्य, ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में इनका यूज बुद्धि के रूप में किया जाता है। तो आप इनको भी ध्यान रखिए, बिकॉज परीक्षाओं में इनसे भी संबंधित प्रश्न हो सकता है कि पूछे जाएं कि बुद्धि में से, जैसे बुद्धि में निम्न कौन सा पर्याय है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब आगे बात आती है, थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो शुरुआत में देखिए कि ऐतिहासिक रूप से J.X. क्यूरोल नामक एक फ्रांसीसी थे। ये जो J.X. क्यूरोल थे, ये फ्रांस के थे। 1838 के टाइम पर इन्होंने मानसिक रोग पर कुछ अध्ययन शुरू किए थे। तो यहीं से शुरुआत होती है। इसके पहले क्या बुद्धि नहीं थी, लेकिन बुद्धि को अध्ययन करने की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। और इसके बाद आता है कि सर फ्रांसिस गाल्टन को मानसिक परीक्षणों का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही शुरुआत की थी इस तरह से। 1884 में गाल्टन ने एक परीक्षण माला के द्वारा बुद्धि के मापन का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने शुरुआत में सिर का आकार, हाथ के पकड़ की शक्ति, श्वसन क्षमता, प्रतिक्रिया काल, चाक्षुष अर्थात नेत्र क्षमता, चाक्षुष आकृतियों की स्मृति, मतलब हम चीज़ों को देखें और उसके बाद फिर से उसको बना पाएँ, उसके बारे में हम कुछ याद करके उसे देखें, डिस्क्राइब करें। तो ये सारी विशेषताएं इन्होंने 1884 में इसके बारे में बताया था। देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो चीज़ें शुरुआत में आपको देखने को मिलेंगी, आपको लग सकता है कि ये क्या है, मतलब ये भी कोई चीज़ है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ शुरुआत होती है, कोई भी कंसेप्ट जब डेवलप होता है, तो इनिशियल स्टेज में यानी शुरुआत की अवस्था में वह बहुत ही लोअर स्टेट पर होता है, यानी शुरुआत होती है। जैसे कि अगर छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ, एडिसन ने जब बल्ब को बनाया था तो उन्होंने 1000 टाइम्स काम किया था, उसके बाद कहीं बल्ब बना था। तो उसी तरह से जब भी कोई परिभाषा डेवलप होती है, कोई भी कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, तो पहली स्टेज में उतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता है, लेकिन जब भी और भी आगे चल के जो अध्ययन करते हैं, तो बाद में वो चीज़ें परफेक्ट हो जाती हैं। तो ये शुरुआत की अवस्थाएं हैं, तो आपको इनको समझना है कि 1884 में गाल्टन ने परीक्षण माला के द्वारा सिर के आकार, हाथ की पकड़ शक्ति, इनके आधार पर इन्होंने बुद्धि की विशेषताओं के बारे में पता किया था। तो आप ये छोटा सा ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद और भी चीज़ें हैं गाल्टन्स के बारे में, और भी बड़ा कॉन्सेप्ट भी है, मैं सब कुछ डिफाइन करूंगा। आप बेसिकली जुड़े रहें, आप चीज़ों को समझिए। इनिशियल टाइम पे थ्योरेटिकल चीज़ों को समझेंगे तो आगे चल के भी आप आसानी से समझ पाएंगे। अब बात आती है कि मानसिक परीक्षण शब्द को प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है। ध्यान रखिए, आपकी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर वैसे ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये बनता है कि मानसिक परीक्षण शब्द को प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका श्रेय जाता है G.M. कैटेल को। आप ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है कि सबसे पहला व्यवस्थित प्रयास बुद्धि परीक्षण के लिए किसने किया था। तो आप ध्यान रखिएगा कि बुद्धि परीक्षणों के विकास के लिए पहला व्यवस्थित प्रयास अल्फ्रेड बिने नामक एक फ्रांसीसी ने किया था। अल्फ्रेड बिने फ्रांस से थे, उन्होंने सबसे पहले बुद्धि परीक्षणों के लिए एक पहला व्यवस्थित प्रयास किया था। और अब ये बात आती है कि ये प्रयास हुआ शुरू कैसे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1904 की बात है। 1904 में फ्रांस के शिक्षा मंत्रालय ने वहाँ पर अल्फ्रेड बिने को आदेश दिया था, मतलब अनुरोध किया था, क्योंकि बिने इस फील्ड में काम करते थे। तो वहाँ की सरकार ने बिने को एक अनुरोध किया कि आप बच्चों की जो समस्याएं हैं उसको देखिए, उनके बारे में कुछ पता कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर ये देखा गया था कि जो बच्चे रेगुलर स्कूल जाते हैं उनके बाद भी उन्हें शिक्षा का लाभ नहीं हो रहा था। तो इस प्रॉब्लम के साथ जब अल्फ्रेड बिने ने काम किया, तो उन्होंने साथ में अपने स्टूडेंट, अपने विद्यार्थी साइमन
के साथ 1905 में पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। देखिए, आपने सुना होगा कि पहला बुद्धि परीक्षण निर्माण कब किया गया, तो उसमें बिने साइमन का नाम आता है। तो बिने और साइमन का नाम इसलिए आता है क्योंकि उसमें अल्फ्रेड बिने अपने विद्यार्थी साइमन के साथ काम किए थे और 1905 में उस बुद्धि परीक्षण को डिजाइन किया था। तो इसलिए बिने और साइमन का नाम आता है, तो आप इसे ध्यान रखिए। यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मोस्टली कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे शुरुआत हुई थी। और बिने और साइमन दो व्यक्ति हैं, यानी बिने के छात्र, इसमें साइमन भी साथ में थे और 1905 में ये पहली बार आया था। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है कि बिने साइमन ने जो परीक्षण बनाया था उसमें शुरुआत में केवल 30 पद थे। आपको ये भी ध्यान रखना है। पद मतलब एक तरह के क्वेश्चन टाइप के होते हैं जिसमें लोगों से पूछा जाता है, रिस्पॉन्स लिए जाते हैं, उसके आधार पर हम बताते हैं कि वो क्या क्या नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो शुरुआत परीक्षण था उसमें 30 पद थे, जिसमें पूछे जाने पर अपनी नाक या कान छूने की क्षमता से लेकर स्मृति से डिजाइन बनाने तक और अमूर्त संपत्तियों को परिभाषित करने की क्षमता के पद थे। यानी आप जानते हैं मूर्त का मतलब होता है जो सामने हमको दिखता है, अमूर्त मतलब जो दिखता नहीं है, थिंकिंग लेवल पे। जैसे हम आपसे कहें कि जो रुपए, जैसे 100 का नोट है, 100 का नोट ये आपका मूर्त रूप में होता है, आपको फिजिकल रूप से 100 का नोट दिखाई देता है। लेकिन यही आपका अगर जो 100 रुपये हैं आपके बैंक अकाउंट में, आपके फ़ोन पे या पेटीएम में शो करते हैं, तो ये वर्चुअल होते हैं। हम इनको बस समझ सकते हैं हाँ कि ये रुपए हमारे पास इतने हैं, इन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, तो ये अमूर्त है। तो अमूर्त क्षमताओं को लेकर भी कुछ चीज़ों को बताने के इसमें पद थे। तो आप ध्यान रखिएगा कि बिने साइमन के शुरुआत परीक्षण में 30 पद थे। इसके बाद आता है बिने तथा साइमन 1905 में बुद्धि को सही निर्णय लेने, अच्छी तरह से समझने तथा तर्क करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया था। यानी बिने तथा साइमन ने 1905 में जो परीक्षण माला बनाया था, तो उस टाइम पे उन्होंने कहा था बुद्धि क्या है। कहा था कि बुद्धि को इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि बुद्धि के माध्यम से निर्णय लिए जा सकते हैं, यानी निर्णय लेने की अच्छी क्षमता, समझने की क्षमता और तर्क करने की योग्यता, इन सभी को बुद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगर आज मैं आपसे कहूं कि बुद्धि क्या है, तो सीधी सी बात है भाई, आज के इस एनवायरनमेंट में जो भी हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, हम तर्क कर सकते हैं, तो ये सब कुछ बुद्धि के अंतर्गत तो आता है ना। तो ऐसे ही उन्होंने उस टाइम पे इसको डिफाइन किया था। इसके बाद यहाँ पर आता है कि बुद्धि के लिए मुख्यतः 4 तत्वों को महत्वपूर्ण माना गया था। अब देखिए, उन्होंने बुद्धि के बारे में अध्ययन किया तो उस टाइम पे कुछ चीज़ें डेवलप हुई, उसके बाद कुछ 4 तत्व मेन माने गए। 4 तत्व मेन क्या थे, आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला वह है दिशा या लक्ष्य निर्धारित करना तथा उसके लिए कार्य करने की योग्यता। पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए कि आज के दौर में अगर हम समझना चाहें तो हमें यही सिखाया जाता है कि हमें अपना गोल पता होना चाहिए। और जिस व्यक्ति को अपना गोल, अपना लक्ष्य पता होता है, तो निश्चित ही वो व्यक्ति काफ़ी समझदार होता है, क्योंकि गोल को पता करके वह उस पर काम करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो यही पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि दिशा या लक्ष्य निर्धारित करना तथा उसके लिए कार्य करने की जो एबिलिटी है, वो भी एक बुद्धि का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसके बाद है अनुकूलनशीलता या समस्या समाधान के लिए आवश्यक समायोजन स्थापित करने की योग्यता। यह तत्व भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। देखिए, आज अगर जैसे कोविड-19 का दौरान चल रहा है, तो लोगों ने अपने आप को एडजस्ट किया, लोग अपने घरों में रह रहे हैं ना। अगर सोचिए इस टाइम पे कोई व्यक्ति वो किसी भी तरह से कोई आदेश का पालन न करे और कोविड-19 की इस महामारी में वो बेपरवाह होकर बाहर घूमता है, तो क्या आप उसे बुद्धिमान बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। इसका मतलब ये है कि समस्या समाधान करने के लिए हमारे पास एडजस्टमेंट करने की एक योग्यता होना जरूरी है। अगर ये योग्यता है तो हम बुद्धिमान हैं। ओके। इसके बाद आती है बोध। बोध का मतलब होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रिहेंशन, यानी समझ। बोध यह वास्तव में समस्या क्या है, इसकी आधारभूत समझ की योग्यता। यानी अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे को अगर डेवलप करना है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या हैं। जैसे आप छात्र हैं, तो आप अपने हिसाब से सोचिए कि अगर आप ये नहीं समझ पाते हैं कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं आती हैं, तो क्या आप सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो पॉइंट ये है कि आपको ये समझ होनी चाहिए कि पहले आप ये समझें कि आपकी समस्याएं क्या हैं।
जब आप समस्या को समझेंगे तब उस पर काम करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आता है आत्म मूल्यांकन, या व्यक्ति का विचार कि वह समस्या के सही समाधान करने में सक्षम है कि नहीं है। यानी हमें यह भी पता होना चाहिए कि अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है, क्या हम उसे सही कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमको बुखार आता है, तो एक शुरुआत के स्तर पर लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि ठीक हो जाए, लेकिन जब उनको लगता है कि अब वो बुखार को ठीक नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो पॉइंट ये है कि व्यक्ति को ये भी समझना चाहिए कि उसके साथ जो समस्या है, क्या वो उस समस्या को खुद से समाधान कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए आप लोग स्टडी करते हैं, आप यूट्यूब पर आते हैं, आप चीज़ों को सीखते हैं, तो आपको इस बात की समझ है कि आप किसी चीज़ को नहीं समझ सकते हैं, तो आपने सर्च किया, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब आप सेल्फ असेसमेंट करते हैं और उसके हिसाब से आप अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि वास्तव में हर हमेशा उपयोगी रही हैं और आज भी हैं। और इन्हीं ये 4 चीज़ें अगर जिस व्यक्ति के अंतर्गत अच्छे से होंगी, तो निश्चित ही उस व्यक्ति को हम बुद्धिमान कहेंगे। इसके बाद और थोड़ा सा एक पॉइंट आता है 1939 में वैक्सलर, यहाँ पे सॉरी नाम गलत है, वैक्सलर होगा, वैक्सलर द्वारा दी गई परिभाषा बहुत प्रचलित हुई। देखिए मैंने आपसे कहा था चीज़ें अचानक से डेवलप नहीं होती हैं, टाइम लगता है। शुरुआत में जो परिभाषा थी उसमें कुछ शब्द थे, इसके बाद और भी डेवलप हुई। तो जब जब हम आगे बढ़ते हैं समय के साथ में, तो चीज़ें डेवलप होती जाती हैं। तो ऐसे ही 1904 1905 के बाद 1939 में एक बात आती है, तो इन्होंने एक नई परिभाषा दी थी कि व्यक्ति की उद्देश्य पूर्ण क्रिया करने, कार्य करने की चिंतन करने तथा पर्यावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से समायोजन करने की व्यापक क्षमता ही बुद्धि है। तो अगर आप देखेंगे इस परिभाषा में कुछ नया नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो कि वो पिछले मैंने जो आपको यहाँ पर ये 4 तत्व बताए थे इन्हीं से है। लेकिन होता क्या है, जो अध्ययनकर्ता होते हैं वो अपने अपने अनुसार चीज़ों को बताते हैं। तो ये भी एक अच्छी परिभाषा है। इसके बाद हावर्ड गार्डनर ने एक परिभाषा दी थी जिसमें कहा था बुद्धि ऐसे उत्पादों का निर्माण करना है जिनको एक या अधिक सांस्कृतिक परिवेश में महत्व दिया जाता है या समस्या समाधान करने की योग्यता या कौशल है। सीधी सी बात है, अगर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो हम बुद्धिमान हैं, और अगर हम विभिन्न संस्कृतियों में भी एडजस्टमेंट कर सकें तो हम बुद्धिमान हैं। जैसे आजकल क्या हो गया है, यूनिवर्सलाइजेशन हो गया है। इसका मतलब है सार्वभौमिक चीज़ें हो गई हैं। व्यक्ति भी क्या करता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है और एक देश से दूसरे देश में जाता है, तो व्यक्ति एडजस्ट करता है वहाँ पर जाके। अगर मान लीजिए मैं अभी इस टाइम पे उत्तर प्रदेश में हूँ, उत्तर प्रदेश से अगर मैं साउथ में कहीं जाऊँगा, तो उसके कल्चर को अगर मैं अडेप्ट करूँगा तो मैं बुद्धिमान हूँ, उस हिसाब से रह रहा हूँ। अगर मैंने अडेप्ट नहीं किया और वहाँ का मैंने अपोजिशन विरोध किया, इसका मतलब है मैं चीज़ों को नहीं समझ पा रहा हूँ, मैंने एडजस्टमेंट नहीं किया, तो मेरे लिए प्रॉब्लम है। तो बस सीधी सी बात है, ध्यान रखिए, बुद्धि क्या है, बुद्धि ऐसे उत्पादों का निर्माण करना है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कि जहाँ पर हम अलग तरह के सांस्कृतिक परिवेश में अपने आप को एडजस्ट कर सकें और समस्या को समाधान कर सकें, और जो भी योग्यता है उनको हम आगे से डेवलप करें, ये सारी चीज़ें। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर फिर से परिभाषा को अगर हम थोड़ा सा अच्छे से देखें तो कहीं ना कहीं देखेंगे सब चीज़ें हमें कॉमन मिलती हैं। कॉमन मतलब बुद्धि क्या है, नई परिस्थितियों में या नए कार्य करने में जिस तरह से अगर परिवर्तन हो रहे हैं उसी के साथ हमने अगर अनुकूलन कर लिया, एडजस्टमेंट कर लिया, तो हम बुद्धिमान हैं। सीधी सी बात है, आज अगर भयंकर गर्मी पड़ रही है, इस टाइम पे भी अगर हम 4 स्वेटर पहन के निकलें तो क्या हम बुद्धिमान कहलाएंगे? नहीं। अर्थात समय के बदलते समय अपने आप को अनुकूल कर लेना। इसके बाद है अनुभव या प्रशिक्षण से अधिकतम सीखना या लाभान्वित होना। मतलब जब आपको कुछ सिखाया जाए, एक्सपीरियंस करते हैं आप, चीज़ों का प्रशिक्षण लेते हैं, अनुभव करते हैं, तो कुछ न कुछ सीखते हैं। जितना ज़्यादा सीखेंगे आप उतना ही बुद्धिमान कहलाएंगे। प्रतीकों तथा संप्रत्ययों का उपयोग करते हुए अमूर्त रूप से चिंतन करना, यानी हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं हमारे कल्चरल लेवल पे और अलग अलग तरीके से, तो जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो चीज़ें हैं, उनका उपयोग करें और अपने आप में एक अमूर्त चिंतन करना है, यानी कि हम अपने आप को खुद से सेल्फ डेवलप करें, चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज रखें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कि आज इस वीडियो में आप बेसिक बहुत सारी चीज़ों को समझे होंगे। मैं आपके साथ यहाँ पे कोई MCQ रटाने की बात नहीं किया मैंने। आप चीज़ों को समझिए,
आप जब ऐसे पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं निश्चित ही आपको एमसीक्यू याद करने में भी बहुत आसानी होगी। और अगर आपकी परीक्षाओं में कुछ नए तरीके से कुछ पूछ लिया गया, तो वो भी आपके लिए उपयोगी होगा। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप अपने उन सभी मित्रों को वीडियो शेयर कीजिएगा जो इस टाइम पे बीटीसी, बीएड, डीएलएड जो भी कुछ कर रहे हैं, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं निश्चित ही आप तक बहुत सारी चीज़ें पहुँचाता रहूँगा। धन्यवाद।